अब हम स्टार्ट करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके बाद हम देखेंगे दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एंड आफ्टर दिस वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम एग्जामिन करेंगे। आपको याद रखना है दैट द पर्पस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट is also similar। हमको याद रखना है that after the enactment of BSA, जब से BSA फोर्स में आ जाएगी, इसके बाद से सारे केसेस के ऊपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अप्लाई करेगी। लेकिन बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ BSA, इंडियन एविडेंस एक्ट विल अप्लाई अपॉन ऑल द केसेस। तो हमको दोनों एक्ट्स का पर्पस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले वी विल सी द पर्पस बिहाइंड द enactment of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपको याद रखना है that भारतीय साक्ष्य अधिनियम is majorly applicable at the stage of trial। चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो या फिर सिविल ट्रायल हो, दोनों जगह पे BSA will apply। कोई चीज पता होनी चाहिए that BSA will not only apply upon criminal proceeding, it will also apply upon civil proceedings, that is it will also complement CPC। अब एक क्रिमिनल केस में ट्रायल कैसे जाता है? एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, पहले FIR लॉन्च होती है एंड इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइल्स द चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट। अगर केस में चार्जशीट फाइल होती है, then on the basis of that charge sheet the judicial magistrate will take the cognizance in the case। charge sheet के ऊपर magistrate अपनी cognizance लेते हैं and after that the accused comes into scene and various types of documents are provided to the accused। after that the stage of charge framing is there। यानी documents को provide करने के बाद stage of charge framing will come। अब यहाँ पे accused के खिलाफ charges frame होंगे, जिन charges के ऊपर पूरा का पूरा trial based होगा। इन सारी चीजों को हम BNSS में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रोसेस पता होना चाहिए दैट हाउ अ क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीड्स। इसके बाद द ट्रायल विल बिगिन फ्रॉम द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग, द स्टेज ऑफ ट्रायल विल बिगिन एंड यहाँ से हमारी BSA भी एप्लीकेबल होगी। अब केस में एग्जामिनेशन चीफ कैसे होगा, केस में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, केस में डॉक्यूमेंट्स को आप एडमिसिबल कैसे कराओगे एंड विटनेसेस की जो टेस्टिमनी होगी इसको आप कैसे रिकॉर्ड करवाओगे, इन सारी चीजों का आंसर हमको BSA में मिलेगा। यानी पूरे ट्रायल का जो भी मैकेनिज्म होगा वी विल फाइंड दिस मैकेनिज्म इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड इस ट्रायल के बेसिस में आगे जाके फिर केस में फाइनल जजमेंट आएगा। सो BSA प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑब्टेनिंग अ जस्ट एंड रीजनेबल जजमेंट। BSA also helps us in obtaining a speedy judgment in the case। As Bharatiya Sakshi Adhiniyam plays an important role in smooth and orderly conduct of trial, and the act ensures that the trial is not conducted in a haphazard manner। यानी ट्रायल जो है वो हैफाजर्ड मैनर में ना प्रोसीड करे, इसलिए हमारे सामने वेरियस रूल्स हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेम रूल्स जो हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा यू कैन राइट दैट भारतीय साक्ष्य अधिनियम कॉम्प्लीमेंट्स बोथ BNSS एंड BNS एज अ प्रोसीजर ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज गिवन अंडर BNSS and the substantive rights of the parties in a criminal case is given under भारतीय न्याय संहिता। Hence we can say that Bharatiya Sakshi Adhiniyam complements both the procedural as well as substantive laws। तो BSA की पॉलिसी एक क्रिमिनल केस में तो हमको समझ में आ गई है, लेकिन एक सिविल केस में BSA कैसे अप्लाई करेगा? अब इन सिविल केस इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर नहीं होती है, वहां पे एक पार्टी सूट फाइल करती है एज पर ऑर्डर नंबर 4 ऑफ CPC। After this stage of summon comes। Summons are served as per order number 5 of CPC। समन्स भेजे जाते हैं एंड इसके बाद दोनों पार्टीज अपनी अपनी प्लीडिंग्स फाइल करती है। प्लीडिंग्स आर फाइल्ड एज पर ऑर्डर नंबर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर नंबर 8 ऑफ CPC। अब इसके बाद देयर इज अ स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर नंबर 10 ऑफ CPC।
एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होता है एंड इसके बेसिस पे देयर इज सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। जैसे हमारे क्रिमिनल केस में चार्जेस फ्रेम होते हैं, वैसे ही सिविल केस में देयर इज अ स्टेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड इन इश्यूज के बेसिस पे आगे जाके ट्रायल प्रोसीड करता है। यू कैन राइट दैट ऑर्डर नंबर 14 टॉक्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। यहाँ पे कोर्ट जो है वेरियस इश्यूज को फ्रेम कर लेती है एंड ट्रायल जो होता है वो इश्यूज के ऊपर ही प्रोसीड करता है। आफ्टर द स्टेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज द स्टेज ऑफ ट्रायल बिगिंस। अब यहाँ पे भी बीएसए का सेम पर्पस है। यहाँ पे ट्रायल कैसे प्रोसीड करेगा, यहाँ पे पार्टीज का जो टेस्टिमनी है वो कैसे रिकॉर्ड होगी, इसके बारे में भी हमको बीएसए ही बताएगा। सो ट्रायल इन अ सिविल केस is also regulated by भारतीय साक्ष्य अधिनियम and on the basis of this trial the final judgment will come in the case। तो यहाँ पे भी we can write that BSA complements the CPC। तो हमने देखा है कि BSA का जो पर्पस है it is similar in a criminal proceeding as well as in a civil proceeding। अब इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर that what is the constitutional essence of भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेम एसेंस को हम इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब वी शुड रिमेंबर दैट द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो लॉ कैन डिविएट फ्रॉम दिस बेसिक स्ट्रक्चर। अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ केल्सन we can say that basic structure of constitution is the grand norm and hence the essential principles of equity, justice and good conscience, fairness, adherence to the principles of natural justice must be adhered by every law of the country। And we can say that Bharatiya Sakshi Adhiniyam also subscribes to these constitutional principles। BSA में भी हम देखेंगे कि सारे principles का violation नहीं हो रहा है and BSA is following these principles। फॉर एग्जाम्पल BSA में हम आगे जाकर देखेंगे देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। यहाँ पे वी विल सी दैट नो पार्टी कैन गिव एविडेंसेस अपॉन इररेलेवेंट फैक्ट्स। जो केस से रेलेवेंट फैक्ट होंगे उसके ऊपर ही आप एविडेंस दे सकते हो एंड इररेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर यू कैन नॉट गिव एविडेंस। नाउ दिस इज क्वाइट रीजनेबल एज दिस विल लीड टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस। In BSA में हम देखेंगे there is presumption of burden of proof as well। Where it is specified that which party will open the case and BSA specifies that the initial burden of proof is upon which party। The BSA also has rules as to when this initial burden of proof will shift upon the other party। Now this dimension of BSA is a manifestation of principle of ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम, यानी दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने केस को रखने के लिए। बोथ द पार्टी शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस एंड नो पार्टी विल गो अनहर्ड। Now the principle of ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम is the principle of natural justice। इसके बाद you can write that at the stage of examination, ample opportunity is given to both the parties to bring out the real truth in the case। And we also have the provision of section 168 of BSA, according to which the court can put various questions to the witnesses to bring out the real truth in the matter and to deliver a fair and reasonable judgment in the case। Similarly, all the other sections of BSA are based upon equity, justice and
good conscience. Equity, justice and good conscience. अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है. What is the structure of BSA? You will see that the whole BSA is based upon three questions. We will need to answer the questions of what, who and how. What, who and how. इन तीनों क्वेश्चंस के ऊपर ही पूरी BSA बेस्ड है. तो इन क्वेश्चंस को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द BSA. एंड इसके बेसिस पे हमको BSA का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा. फर्स्ट वी विल सी what, यानी what facts can be allowed to be proved. What facts can be allowed to be proved in a trial. अब data section numbers 4 to section 50 of BSA as well as section 51 to section 53 of BSA. इन sections में हमको पता लगेगा that what fact can be proved or disproved. इसके बाद we will examine the admissibility of evidence. यहाँ पे हम section number 3 and section 168 of BSA को examine करेंगे. Okay. हमको याद रखना है that only those facts will be admissible which are relevant and duly proved. इस चीज को भी हम आगे जाके BSA में एग्जामिन करेंगे. ओके. अब इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आएगा that who will prove these facts. यानी हमको समझ में आ गया है that what facts will be allowed. लेकिन इन फैक्ट्स को प्रूव करेगा कौन? इसका आंसर हमको सेक्शन नंबर 104 से लेके सेक्शन 120 BSA में मिलेगा. आप देखोगे सेक्शन 104 से लेके सेक्शन 109 में हमको बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया. एंड सेक्शन नंबर 110 से लेके सेक्शन 120 में हमको प्रिजम्पशंस के बारे में बताया गया. इन सारे सेक्शंस को हम डिटेल में आगे जाके एग्जामिन करेंगे. अब इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट हाउ कैन अ फैक्ट बी प्रूव्ड. यानी एक फैक्ट को प्रूव करने का मैकेनिज्म क्या होता है. इस चीज का आंसर भी हमको BSA में मिलेगा. यहाँ पे गिवन है दैट अ फैक्ट कैन बी प्रूव थ्रू ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. ओरल एविडेंस से भी आप एक फैक्ट को प्रूव कर सकते हो एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ भी आप एक फैक्ट को प्रूव कर सकते हो. अब ओरल एविडेंस का एग्जांपल हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक विटनेस कोर्ट में आके हमें टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल एविडेंस. एंड यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 55 ऑफ BSA देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एंड मस्ट नॉट बी हियरसे. मस्ट बी डायरेक्ट एंड मस्ट नॉट बी हियरसे. अब व्हाट आर हियरसे एविडेंसेस, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे. अब इसके बाद वी विल सी द कंपिटेंसी ऑफ विटनेस. यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 to 4 से लेके सेक्शन 1 to 6 को हम एग्जामिन करेंगे. इसके बाद वी विल सी compellability of witness. We will cover section number 132 of BSA जहाँ पे we will know that we can compel a witness to give testimony. एक witness को आप testimony देने के लिए compel कर सकते हो as per section number 132 of BSA. अब इसके बाद we will see examination of witness. यहाँ पे हम section number 140 से लेके section 168 of BSA cover करेंगे. So we have seen what can be oral evidences under BSA. अब हम देखेंगे that what can be documentary evidence under BSA. हम देखेंगे that documentary evidences are of two types. These are primary and secondary evidences. And यहाँ पे हम section number 56 से लेके section 64 को cover करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे रूल that documentary evidence is to be given preference over oral evidence. हम हमेशा documentary evidence को preference देंगे over oral evidences. यहाँ पे we will cover section 94, 95 read with section number 102 of BSA. इन सारे sections को हम डिटेल में कवर करेंगे. अब इसके बाद we will cover that what are the various methods of proving a document. एक डॉक्यूमेंट को आप किन टाइप से प्रूव कर सकते हो. Here we will cover section number 65 to section 73 of BSA. And इसके बाद we will see that what are the various kinds of documents. यहाँ पे there can be two types, public documents and प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 74 से लेके सेक्शन 77 ऑफ BSA को कवर करेंगे. अब इसके बाद देयर आर सेक्शंस व्हिच रिलेट टू प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पे हम सेक्शन 78 से लेके सेक्शन 93 ऑफ BSA को कवर करेंगे. यहाँ पे हम देखेंगे that due to this presumption the burden of proof will shift. इन सेक्शंस को भी हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे. अब जो हमने यहाँ पे 4th और 5th सेट को देखा है, these are not very important sections, but still हम इनको कवर करेंगे so that we know that how a trial proceeds. We will also cover defect in documents. यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन 101 ऑफ BSA को कवर करेंगे. यहाँ पे हम latent and patent defects को देखेंगे.
सो ये पूरा स्ट्रक्चर हमको याद रखना है ऑफ BSA एंड वी विल कवर दीज ऑल द सेक्शंस टू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम.